मानिरम नावल इश्क की एक तमन्ना राइटर मोमना शाह किस नंबर 34। शैल बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी, अब हुई को जो मैं चाहूँगा। असफान ने बिगड़े तैवा लिए कहा, मुझसे इतना फरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और रही बात मेरी ना सुनने की तो तुम कान खोल कर सुन लो, जो मैंने कहा होगा तो वही, तुम मुझे आज़ादी दोगे। शैला का अंदाज हतमी था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुमने मुझे कहा कि मैं खामोशी इख्तियार करूँगा और मैंने खामोशी इख्तियार की। पर बस अब नहीं, असफान की बातों से उसके इरादे का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। असफान प्लीज़, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। शैला परेशान हुई, मैं ऐसा ही करूँगा, और तुम्हें डर आखिर है किस बात का? इतना क्यों डरती हो तुम? शोल भाभी से असफान चिढ़कर रह गया था। मैं डरती नहीं, बस मुझे फिक्र है उसकी, वो मुझसे खफा हो जाएगी। शैला ने फिक्रमंदी से लाभ कुचले। क्यों खफा हो? क्या तुम्हारा अपनी ज़िंदगी पे इतना भी हक नहीं कि तुम अपने फैसले खुद ले सको? असफान से उसकी बात पे अपनी नाक सिकुड़ी थी। असफान, तुम अपने होश में हो कि तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों एक दूसरे की फैमिली हैं। हमारे हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ सिर्फ हम दोनों ही थे। जब हमारे पास कोई नहीं था तब अल्लाह के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है, पर शोला की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं। वैसे भी वो मेरी फैमिली का अकलौता मेंबर है और मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे खफा हो जाए। शैला ने असफान को तका जो उसे संजीदगी से देख रहा था। तो तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। असफान ने उसका हाथ थामा था। शैला ने एक नज़र उस अपने हाथ पे धरे उसके हाथ को देखा और निगाहें झुका गई। लब कुचल कर सर उठाया, वो कुछ इज़्तिराब में गिर गई थी। शैला ने गहरी सांस ली। मैं ऐसा नहीं चाहती। तुमने मुझसे निकाह किया इस वक्त जब मुझे किसी की मदद की शदीद ज़रूरत थी। तुमने मुझे उस वक्त सहारा दिया। मैं तुम्हारी उम्र भर एहसान मंद रहूँगी। शैला ने बहुत सोच समझ कर अल्फाज का चुनाव किया। कैसा नहीं चाहती तुम? असफान ने संजीदगी से उसके चेहरे पर छाया इज़्तिराब को तका। मैं तुमसे कोई तल्लुक़ नहीं रखना चाहती। शैला ने अपना गाल खुजा कर बात का असर ज़ायल करना चाहा। तुम क्या चाहती हो? उसकी तो बात हो ही नहीं रही इस वक्त, और मैं तुम्हें ये बताता चलूँ कि अब वो होगा जो मैं चाहता हूँ। असफान के दिमाग की रगें तन गई थी। शैला ने मजीद कुछ कहना चाहा, पर असफान ने हाथ उठाकर उसे ऐसी साध नज़रों से तका कि वो कुछ कहने की हिम्मत चाह कर भी ना कर पाई। शाम का वक्त था। आलिम अपना काम जल्दी समेट कर घर आ गया था, और जो थोड़ा बहुत काम पेंडिंग था वो उन्होंने मुस्तफ़ा के सपुर्द कर दिया था। काम ले तो लिया था मुस्तफ़ा ने, पर उसके अंदर से हालत नाज़नैन की नाराज़गी का सोच कर ही ख़राब होने लगी थी। आलम शोला से बाज पुस करने के पूरे इरादे में था। वो जैसे ही अंदर आया, शोला उसे देखकर मुस्कुराकर खड़ी हुई। लो आ गया बच्चा जिसकी टेक केयर के लिए आपको बाहर किया गया था। शोला ने हाथ आलम की तरफ फैलाकर आया का ध्यान आलम की जानिब मबजूल कराया। आया का मुँह खुला का खुला रह गए थे। आलम का तैश से रंग सुर्ख हुआ था और नाज नैन लब्ज दबाकर अपने होंठों पे हाथ रखती अपनी हंसी छुपाने की कोशिश करने लगी थी। ये क्या बकवास कर रही हो? आलम ने दांत चबा कर कहा, ये तो बात है। बकवास वो थी जो तुम सुबह करके गए थे। शोला के होंठों पे सुलगती मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। आप प्लीज़ कल सुबह वक्त पे आ जाइएगा, अब भी आप जा सकती हैं। मीर आलम ने आया को जानने का कहा। वो धीरे से सार असबात में हिलाती चली गई। आलिम खा जाने वाली नज़रों से उसे घूर रहा था। आज जितना तमाशा करना था तुम्हें तुम कर चुकी, अब उसके बाद कोई ड्रामा बर्दाश्त नहीं करूँगा। आलम का अंदाज संजीदा था। शोला उसकी बात पर तमस्कुर से मुस्कुराई थी, अपने हाथ कमर के पीछे बांधती कदम कदम चलती वो उसके मुकाबिल आकर खड़ी होती, अपनी आंखें उसकी आंखों में गाड़ी थी। ये सारा तमाशा तुम्हारा लगाया हुआ है, उसने संजीदगी से कहा। नाज़नैन उनकी जंग खतरनाक होती देखकर अर्ज़ को लेकर वहाँ से खिसकी थी। अर्ज़ को तुम नहीं पालोगे, ये बात तो तय है। आलम का लहजा तहकीर आमेज़ था। मिस्टर मीर आलम साहब, ये तो आपको तब सोचना चाहिए था जब आप अपनी मर्दाना रूह की तस्कीन की खातिर मेरे करीब बैठे। अब तो कुछ नहीं हो सकता। आपकी औलाद की माँ मैं ही हूँ और बच्चों की तरबियत मैं ही क्या करती हैं। वो मुकम्मल एतमाद के साथ अपनी बात मुकम्मल करती मुड़ी थी जब आलम ने उसका बाजू थाम कर उसे वापस अपनी जानिब मुड़ा था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर मुझे मेरा जायज़ हक लेने पे भी शर्मिंदा करोगी तो ये तुम्हारी सोच है। मैं शर्मिंदा होने वाला नहीं हूँ। आलम ने एक अफसोस भरी नज़र उस पर डाली। मुझे पता है कि तुम शर्मिंदा होने वाले तो हो नहीं। तुमने जो मेरे साथ बहुत साल पहले किया तुम उस पर शर्मिंदा नहीं हुए तो तुम किसी और बात पर शर्मिंदा होने वाले इंसान हो ही नहीं। वो जलती आंखों से उसे घूरती अपना बाजू एक झटके से उसकी गिरफ्त से आज़ाद करती वहाँ से निकल गई थी। मुस्तफ़ा घर आया तो नाज़नैन मुंह सजाए बैठी थी। मुस्तफ़ा ने उसे किसी तरीके से कमरे में बुलाना चाहा, पर वो ढीठ बनकर एक जगह बैठी रही। खाना खामोश फिजा में खाया गया। फिर आलम ने मुस्तफ़ा को कुछ ज़रूरी डिस्कशन के लिए अपने पास बुलाया। मुस्तफ़ा दिल महसूस कर रह गया। मुस्तफ़ा तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं कब से लगा बोले जा रहा हूँ, पर तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं ख्यालों से बाहर आने की। आलम चिढ़ा। वो आलम भाई थक गया हूँ, नींद आ रही है और बहुत सोल आ रही है।
मुस्तफ़ा ने सर खुजा कर कहा, पहले तुम ऐसे नहीं थे, अब काफ़ी सुस्त हो गए और तुम जानती हो मुझे सुस्त लोग बिल्कुल नहीं पसंद। आलम ने उसकी सुस्ती पे चोट की। आप टाइम भी तो देखे ना, मुस्तफ़ा ने जमाई लेकर कहा। आलम अफसोस है सार नफ़े में हिलाकर रह गए। जाओ सो जाओ। वैसे तुम्हारे और नाज़नीन के बीच लगता है सब ठीक हो गया, आजकल लड़ते नहीं हो। खैर अच्छी बात है, उम्र भर का साथ है, सारी उम्र यूं झगड़ते तो गुजर सा नहीं सकती। आलम का लहजा नरम और पुरस्कून था। आपकी बहन की और मेरी कभी नहीं बन सकती। मुस्तफ़ा ने बमुश्किल अपना लहजा संजीदा बनाया। कोई बात नहीं, वो बेवकूफ़ है, पर तुम तो समझदार हो, तुम ज़रा इस्तेकामत से काम ले लिया करो। आलम ने मुस्तफ़ा के कंधे पर हाथ धरा। सारी ज़िंदगी मैं ही इस्तेकामत से काम लेता रहूँगा, उसे तो कोई कुछ समझाता ही नहीं। मुस्तफ़ा ने मसनूई खौफगी से कहा और वहाँ से चला गया। आलम ने पुर सोच नज़रों से उसकी पोस्ट को तका और सर झटकता वो भी जीने चढ़ने लगा। आलम कमरे में आया तो शोला आरज़ को अपने बराबर में लिटाए अपने मोबाइल चला रही थी। शैला कहाँ मसरूफ़ थी? तुम पूरा दिन मैं इंतज़ार करती तुम्हारा, पर तुम आज भी मुझसे मिलने नहीं आए। शोला ने वॉइस नोट भेजा। आलम चेंज करके आया और बेड पर लेटते ही करवट आरज़ की जानिब ली और अपने लब धीरे से आरज़ के नरम रोई जैसे गालों पे धरे। ये क्या कर रहे हो? पीछे हटो, रैशेस हो जाएंगे। मेरे बच्चे के फेस पे इतना बड़ा सर लेकर तुम मेरे बच्चे के सर पर आन टपके हो। शोला ने आलम को घिरका। मेरा बेटा मेरी मर्जी, तुम कौन होती हो मुझे रोकने टोकने वाली? आलम ने नाक पे से मक्खी उड़ाई। ये क्या तुम हर रोज़ मेरा बेटे की गिरदाव लगाए रखते हो? मत बोलो कि उसकी माँ मैं हूँ, तो इस हिसाब से ये मेरा बेटा हुआ। शोला ने भन्ना कर कहा, हाँ तुम तो उसे दरख्त से लाई हो ना, बाप का तो कोई जिक्र ही नहीं आता तुम्हारी डिक्शनरी में। आलम ने उसे बाकायदा गोरा। काश ये दरख्त की ही पैदावार तो मैं तो मुझे ना टॉलरेट करना पड़ता। अपने बच्चे के बाप की सूरत में वो सर झटक कर कहती। आलम को सुलगा गई थी। अब तुम बहुत ज़्यादा ओवर हो रही हो, और जब तुम ओवर होते हो उसका क्या? अपना ओवर होना तो फिर किसी को दिखता ही नहीं। वो चढ़ाक कर कहती। आरज़ पे कंबल दुरुस्त करते उठी थी। आलम भी उसके पीछे उठा था और उसके रास्ते के दरमियान खुद को हैल कर गया था। अब क्या मसला है? शोला ने बेजार आकर कहा, मसला तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, मुझे तुमसे मसले हैं। खैर मैं जानना चाहता हूँ तुमने मेरे साथ इतना सब क्यों किया? आलम की आंखों से आग बरस रही थी। ये तुम मुझसे पूछने के बजाय खुद से पूछो। शोला ने संजीदगी से कहा, मुझे नहीं पड़ता याद कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया जिसकी बिना पर तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। आलम ने दुरुस्त लहजा अपनाया। तुम्हें याद नहीं? और मैं अपनी ज़िंदगी के वो बुरे तरीन दिन याद करना नहीं चाहती। शोला की आंखों में आंसू के चंद कतरे चमके थे। ऐसा किया था मैंने। आलम को उसकी आंखों में नमी देख हैरत का शदीद तरीन झटका लगा था। मुझे नहीं पता। उसके बराबर से निकलने ही वाली थी कि आलम ने उसे बाजू से थाम कर अपने मुकाबले किया था, हल्का सा झटक कर अपने करीब किया था। शोला का नरम वजूद आलम के फौलादी सीने से जा टकराया था। तुम्हें सब पता है, मुझे बताओ किस बात की दुश्मनी निकाल रही थी तुम मुझसे? आलम ने अपनी गिरफ्त उसके बाजू पे मजीद सख्त की। मीर आलम खान, ये मत बोलो कि मैं कोई कमज़ोर औरत नहीं। अभी तुम्हें ऐसे हाल में पहुँचाने की ताकत और हिम्मत दोनों रखती हैं कि तुम 2 दिन तक अपनी जगह से हिलने के काबिल भी नहीं रहोगे। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मेरा बाजू छोड़ दो। इस बात की इजाज़त मैं अपने आप को भी अब नहीं देती कि मैं खुद को तकलीफ़ पहुँचाऊँ। तो फिर तुम तो नज़रों से गिरे हुए मार दो। ये ना हो कि अपने इस अमल से मेरे दिल से भी उतर जाओ। उसके इस हज़ार पे आलम की गिरफ्त खुद ब खुद उसके बाजू पर ढीली हुई थी। चलो तुमने ये तो माना कि मैं तुम्हारे दिल में बसा हूँ। आलम का लहजा भीगा हुआ था। मैंने तो कभी ये मानने से इनकार नहीं किया कि तुम मेरे दिल में बसती हो, पर हाँ इस बात का इजहार कभी करना नहीं भूली कि तुमसे नफरत भी बहुत करती हूँ। शोला की बात आलम के सर पे से गुजरी थी। भले ये कैसी मोहब्बत है जहाँ नफरत की भी गुंजाइश है? आलम ने अपनी हैरत को छुपाना ज़रूरी ना समझा। ये तुम खुद से भी पूछ सकते हो। शोला ने एक संजीदा सी निगाह उस पर डाली थी। मैं तो अपने जज्बात को लेकर बिल्कुल क्लियर हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत है, थी और हमेशा रहेगी, पर नाराज़गी मेरी अब भी अपनी जगह है। आलम का लहजा आँच देता हुआ था। वह नफरत को नाराज़गी में बदल दिया। ज़बरदस्त दाद देनी पड़ेगी। वो उसकी बात तमस्कर में उड़ा गई थी। नफरत तो तुम्हें भी नहीं, नाराज़गी है जो दूर हो सकती है। आलम उसके करीब आया था। तुम्हारी नाराज़गी दूर हो सकती होगी, पर मेरी नाराज़गी कभी ख़त्म नहीं होगी। शोला ने उससे दूर होना चाहा, पर वो अपना मजबूत बाजू उसकी कमर के गिर्द लपेट गया। बदतमीज़ी मत करो, दूर हटो। वो उसके सीने पे हाथ रखती उसे खुद से पीछे धकेल गई थी। आलम ने खुद को देखा और फिर जज्बाती सा होता एक झटके से उसके लबों को अपने शदीद गिरफ्त में लेकर उसकी सांसें रोक गया। शोला टप टाकर रह गई क्योंकि वो उससे ऐसा कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वो धीरे से उससे दूर हुआ तो शोला सुर्ख रंगत समेत कई लम्हा तक अपने पलकों की बाढ़ ना उठा सकी। आलम उसे देखता रह गया। वो आलम को खुद को तख्ता पाकर वाशरूम में जाकर खुद को बंद कर गई थी। आलम अपनी हरकत पे खुद को दिल ही दिल में कोसता रह गया था। इतनी भी जज्बातियत दिखाने की ज़रूरत क्या थी मुझे? आलम सर झटकता अपनी जगह पर आकर लेट गया था और उसके निकलने से पहले ही आंखें मूंद कर सो गया। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें
ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।